नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आज है संडे मतलब फंडे। और फंडे संडे कुछ नहीं है भैया, अपना तो काम है पढ़ना और पढ़ाना। बाकी कभी करने का कुछ और करने का मन करे तो कर लो। लेकिन आज ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, कल मैंने आपसे कहा था कि यूनिट 2 जो पॉपुलेशन और एनर्जी वाला पोर्शन था वो उन्हें कवर करा दिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। और जियोग्राफी का ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था। लॉन्ग क्वेश्चन था, मतलब 200 वर्डों में लिखने वाला था। क्वेश्चन देख लेता हूँ। जियोग्राफी है एक वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है उसका, तो उसको कराएंगे धीमे धीमे, 1-2 क्वेश्चन डेली करा लिया करेंगे। आज संडे है तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज उठाया है हमने प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, ये 2020 में आया था, ठीक है। तो आपका इसका जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि पहले मृदा अपरदन आपको बता देना है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो, ठीक है। इसको परिभाषित कर देना है। उसके बाद जो प्रभावित क्षेत्र हैं यूपी में वो बता देने हैं आपको, और मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं वो बता देने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन तो स्टार्ट हो चुका है, आंसर स्टार्ट करिए। और फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, ऑलवेज सदाबहार जिसे कहते हैं, IBC है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, ठीक है। चलिए, मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। हाँ जी, भौतिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से घटित होती है, अच्छा, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी परत, ऊपरी मृदा के कणों को अलग बहाकर ले जाना सम्मिलित होता है ना। तो ये आपने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया, ठीक है। अब बॉडी पार्ट पे चलते हैं। बॉडी पार्ट आपका क्या कहता है? पहला बॉडी पार्ट ये कह रहा था कि आप मृदा अपरदन के विभिन्न क्षेत्रों को बताएं। तो मृदा अपरदन किससे संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र हैं यूपी में, वो हमने यहाँ मैप में दर्शा दिए, ठीक है। ये आप देखिए, यूपी में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है ये आपका तराई वाला इलाका जो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का, है ना, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, गोंडा वाला, ठीक। परत अपरदन से प्रभावित क्षेत्र जो मिडिल में है आपका लखनऊ और बुलंदशहर, ये वाला एरिया, ठीक। वायु अपरदन से प्रभावित आपका आगरा, मथुरा वाला एरिया है। और अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है आपका चंबल वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला एरिया, ये अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। तो ये हमने एक सुंदर सा मैप बना करके दर्शा दिया, ठीक है। अब उनका वर्णन करना था हमको, तो वर्णन करने में हम थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे आपको, ठीक। पहला हमने ले लिया भावर एवं तराई क्षेत्र। और भावर और तराई क्षेत्र में हम ऊपर मैप में दिखाई दिए थे कि नेपाल की सीमा से सटा जितने राज्य हैं लगभग वो है, जिसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच है, कुशीनगर है, आदि है। इसमें क्या है कि इस क्षेत्र में भारी वर्षा और हिमालय है, उधर तो हिमालय से नदियाँ आती हैं बह करके, तो हिमालय से बहकर आने वाली जो नदी है उनके कारण जलीय अपरदन से प्रभावित ये क्षेत्र बना हुआ है ना। इसकी वजह से मृदा अपरदन देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। अगर सेकंड क्षेत्र यूपी का उठाते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो हमने मैप में दिखाया ही था, जो अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, तो यह खादर क्षेत्र है। यो गंगा, घाघरा, गंडक नदियों के जो तटवर्ती क्षेत्र है उनमें बाढ़ आती है, तो बाढ़ के कारण ही मृदा अपरदन की समस्या है। उदाहरण दे दिए हमने गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। तीसरा हमने ले लिया सेक्टर बुंदेलखंड क्षेत्र का। बुंदेलखंड मतलब चंबल वाला इलाका, चंबल क्षेत्र भी बोलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में सारा। तो यह क्षेत्र अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। कृषि भूमि के अधिक दोहन और वृक्षों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। देखो समस्या है, लेकिन उस समस्या को और बढ़ा दिया जाता है, तो वृक्षों की कटाई लगातार हो रही है और कृषि भूमि का अधिक दोहन अगर आप कर रहे हो तो, है ना। उदाहरण आप ले लो, एक आध एग्जाम्पल दे दो डिस्ट्रिक्ट के, झांसी, इटावा, जालौन आदि, ठीक है। आगे अगला सेक्टर जो हमने देखा था वायु अपरदन वाला, तो मथुरा, आगरा वाला क्षेत्र है वो, जो वायु अपरदन से प्रभावित है। पांचवा परत अपरदन से क्षेत्र देखा था, वो परत अपरदन से बुलंदशहर है, बदायूं है, लखनऊ आदि क्षेत्र प्रभावित है। इससे क्या है कि समतल खेतों में उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना।
और ये जो आप जितने भी अपर्दन पढ़ रहे हो ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, परत अपर्दन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो बॉडी पार्ट था, पहला बॉडी पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, उसी क्वेश्चन का सेकंड बॉडी पार्ट था आपका कि मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो वो उत्तरदायी कारक आपको बताने हैं। तो मानव जनित कारक है और प्राकृतिक कारक है। और हर आज की डेट में अगर क्लाइमेट चेंज में आप देख पा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग में आप देख पा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, उसकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो मृदा अपर्दन में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की भागीदारी है। जो वो काम कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए, संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, तो वो पृथ्वी का दोहन कर रहा है ना। तो उस दोहन में ही हमारे द्वारा ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि वो संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है। तो मृदा अपर्दन में देखिए आप, मृदा अपर्दन के उत्तरदायी कारकों में मानव जनित कारक देख लेते हैं। कृषि संबंधी गतिविधियाँ तो हम करते ही हैं भाई, हम तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश तो कृषि प्रधान है ही है, मिनी इंडिया है उत्तर प्रदेश। तो अत्यधिक जुताई अगर आप करोगे तो मृदा अपर्दन का चांस रहता है। फसलों का अनियंत्रित रोपण है कि मतलब एक ही फसल बार बार कर रहे हो तो फिर वो अनुपजाऊ हो जाएगी, है ना, उसकी उर्वरता शक्ति धीमे धीमे कम हो जाती है। वनों की कटाई करोगे तो फिर से मिट्टी आप देखोगे कि वो अपर्दन के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी को बांधे रखते हैं, है ना। तो वनों की कटाई ज़्यादा करोगे, मृदा अपर्दन की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। अति पशुचारण की समस्या, अति पशुचारण का मतलब है कि गाय भैंस जो मवेशी है वो उनको चरा दो, सारा घास वगैरह चढ़ जाए तो पूरा सूखा कर दे, पैरों से तो रौंदी देते हैं वो लोग, है ना। चारागाहों का अतिक्रमण, खनन कार्य, ये जब किससे संबंधित है, मानव जनित, खनन कार्य मानव जनित, है ना। निर्माण कार्य भी तो लगातार है, मानव अपनी बस्तियां बसाता है तो निर्माण कार्य करेगा, इमारतों का निर्माण हो रहा है, सड़कें बुनियादी ढांचे बन रहे हैं, ये मृदा अपर्दन में अहम रोल अदा करते हैं। प्राकृतिक कारकों में देखिए, प्राकृतिक कारक तो है ही आपके। जल अपर्दन, जल अपर्दन में आप 3 प्रकार के अपर्दन देख सकते हो। ठीक है, जैसे वर्षा है, नदियाँ और बाढ़ है, हिमनद है, ठीक है ना। वही वायु अपर्दन देखिए, तो वायु अपर्दन में आप तेज हवाएं, मृदा का हल्कापन, हल्का मतलब मिट्टी अगर हल्की है तो वो ज़्यादा संवेदनशील है मृदा अपर्दन के लिए, मिट्टी अगर हल्की है तो, है ना। जैसे खेतीबाड़ी में अगर आपने कभी पानी वानी लगाया होगा तो कुछ ऐसी मिट्टी होती है, अगर आप पानी लगा रहे हैं तो वो रुकेगा ही नहीं, अगर एक बार कट गया ना तो उसको रोकते रहो। चिकनी मिट्टी वगैरह होती है, बड़ी आसान होती है, और जो जलोढ़ मिट्टी वैसी होती है एकदम भुरभुरी टाइप की, उसे तो पानी रोक ही नहीं पाओगे तुम, बड़ा मुश्किल से रुकता है, कई बार ट्राई किया हमने भी है। पर्वतीय अपर्दन, ढलान और भूस्खलन, जो पर्वतीय अपर्दन है, भूस्खलन की समस्या आप देखते ही हो पर्वतीय इलाकों में, तो वो भी तो मृदा अपर्दन का ही एक हिस्सा है ना। अगर समुद्री इलाकों में देखोगे तो समुद्री लहरें, बट ये वाला पॉइंट आप नहीं लिखो इसमें, यूपी वाले में तो चलेगा, क्योंकि ये तो एक कॉमन पॉइंट सा ही हो गया ना, इंडिया के बारे में लिख रहे हो तो आप लिख दो। अब उत्तर प्रदेश कौन सा जो है समुद्र से टच है कहीं भी, है ना। तो हमने कारक बता दिया आपको, कारक के बाद क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट कर सकते थे, बट फिर भी प्रभाव बता दीजिए। जब कारक आपने बता ही दिए हैं, उत्तरदायी कारक पूछ रहा था, तो उसका प्रभाव क्या होता है अगर मृदा अपर्दन हो जाए तो क्या प्रभाव होता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी होती है। जब उर्वरक शक्ति मृदा की कम हो जाएगी तो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो कमी हो जाएगी उसमें, ठीक है। भूमिगत जल स्तर का गिरना, भूमिगत जल स्तर और कम हो जाएगा। पेयजल संकट तथा सिंचाई के लिए जल की कमी, शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों का बढ़ना, बीहड़ तथा बंजर भूमि में वृद्धि होती है। जब पानी ही नहीं होगा, मृदा अपर्दन, देखो जब एक चीज़, ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, साइकिल। उर्वरा शक्ति कम तो कृषि योग्य भूमि कम, कृषि योग्य भूमि कम तो भूमि का जल स्तर, जैसे भूमि का जल स्तर गिरेगा तो पेयजल संकट आ जाएगा, है ना। जब भूमि का जल स्तर भी कम होगा तो ऐसे से शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों को की संख्या लगातार बढ़ेगी, है ना। और शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएंगे तो बीहड़ और बंजर ही बनेंगे फिर वो, तो एक दूसरे से अटैच कॉमन पॉइंट है ये, इनका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। अभी पर्यावरण वाले क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे भी होगा। खाद्यान्न उत्पादन में कमी, स्थानीय वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ना, तो ये सारे पॉइंट हमने प्रभाव के रूप में दिखा दिए। एंड में आपको कंक्लूड करना था। कंक्लूड में हम सोच रहे थे कि सरकार ने कुछ मृदा संरक्षण के लिए कुछ किया हुआ है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते होंगे कि UNCCD है जो यूनाइटेड नेशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन है ये ना, तो वो उसको तो हम यहाँ नहीं लिख सकते,
लेकिन हम उत्तर प्रदेश का लिख रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं, सरकार के प्रयास हैं जो, तो उनको लिख सकते थे। उनको लिखते हुए हम जो है कंक्लूड कर देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ये आपका मृदा संरक्षण के लिए काम करता है ना। सोडिक भूमि सुधार प्रोजेक्ट 3, है ना, सोडिक भूमि सुधार प्रोजेक्ट 3, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया हुआ है, जिसका काम क्या है, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को और रोकेगा। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये मृदा संरक्षण में उपयोगी साबित हो सकता है। ये हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। अगर ये भी पसंद ना आए तो SDG 15 के साथ आप ले सकते हो, जो कम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है आपका। वैसे इसको एक नॉर्मल तौर पे मैं SDG 15 को देखते हैं कि भूमि पर जीवन, है ना, जिसमें वनीकरण भी आ जाएगा, तो कम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन भी आ जाएगा, मरुस्थलीकरण से लड़ना। क्वेश्चन भी हमारा मृदा अपरदन से था, तो उससे रिलेट हो रहा था ये, तो आप इसको डाल सकते हो। इसके साथ भी आप कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। चलो ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय।